हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा में। तो आज की हमारी क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पालन पोषण, परिवार और वयस्क बालक संबंध और बाल पालन की प्रथाएं। तो ये जो आपकी क्लास चल रही है बीएड के शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स के लिए, ब्रिज कोर्स के लिए, इसमें हम कोर्स 1 जो कि हमारा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, बाल विकास और शैक्षिक मनोविज्ञान, ये पढ़ रहे थे। हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। कल से हमारी जो क्लास स्टार्ट हुई है वो चैप्टर 2 की स्टार्ट हुई है। चैप्टर 2 का भी हम एक टॉपिक कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 जो चाइल्डहुड एंड सोशलाइजेशन है, आज इसका एक और टॉपिक करेंगे जो कि पालन पोषण से जुड़ा हुआ है और ये सामाजिकरण के संदर्भ में, सोशलाइजेशन के संदर्भ में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सामाजिकरण तो हम पिछली क्लास में समझ चुके हैं। सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सामाजिकरण क्या है, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के द्वारा परिवार, पड़ोस, माता पिता और विद्यालय के द्वारा एक बच्चे को समाज का हिस्सा बनाया जाता है या बालक समाज का हिस्सा बनता है, वो प्रक्रिया है सामाजिकरण। तो ये चीज हमने लास्ट क्लास में समझी थी, पढ़ी थी। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है पालन पोषण। अब पालन पोषण सामाजिकरण में सहायक है, क्योंकि बच्चे का जैसा पालन पोषण होगा उसी ढंग का, उसी हिसाब का सामाजिकरण उस बच्चे का होगा। तो यानी बालक जो सीखते हैं सामाजिकरण में, बालक बहुत सारी चीजें सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, व्यवहार करना सीखते हैं, नैतिक मूल्यों को सीखते हैं। तो वो बालक जो भी चीजें सीखते हैं वो अपने आस पड़ोस से, परिवार से, वातावरण से सीखते हैं। और परिवार जो है उनका क्या करता है? पालन पोषण करता है। तो अगर किसी बच्चे का पालन पोषण बेहतर ढंग से होगा, उसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छी देखभाल मिलेगी, माता पिता जो परिवार के और भी जो सदस्य हैं, चाचा चाची, ताई ताया, दादा दादी, सब भरपूर उन्हें स्नेह देंगे, प्यार देंगे, तो बच्चे का पालन पोषण बेहतर होगा। तो बच्चे के परिवार के साथ कैसे संबंध है ये भी हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे, कैसे होने चाहिए, उनका क्या प्रभाव होता है। और बड़ों के साथ बच्चों के संबंध या बड़ों का बच्चों के साथ संबंध कैसा होना चाहिए। फिर लास्ट में हम देखेंगे शिक्षक के साथ जो संबंध है वो कैसे है, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। और आजकल जो है जो बच्चों का पालन पोषण है वो कैसे किया जाना चाहिए, कौन सी चीजें आजकल जो है मुख्य समझी जाती हैं, तो इन सब पर हम आज बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो पालन पोषण पर सबसे पहले आते हैं। पालन पोषण शब्द क्या है? पेरेंटिंग। पालन पोषण मतलब पेरेंटिंग। पेरेंटिंग, अब पेरेंटिंग से आप समझ गए होंगे पेरेंट्स की बात हो रही है, माता पिता द्वारा। वैसे इसमें जो है परिवार भी आ जाता है, और मुख्य रूप से पेरेंट्स की बात हो रही है। पेरेंटिंग से तात्पर्य किससे है? माता पिता के द्वारा बच्चे की देखभाल। माता पिता के द्वारा देखभाल में क्या क्या सम्मिलित है? माता पिता द्वारा देखभाल में सम्मिलित है बच्चों की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति। तो पेरेंटिंग से मतलब भी यही है। क्या मतलब है? कि जो बच्चा है उस बच्चे की शारीरिक मानसिक भावनात्मक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, यही रोल है पेरेंटिंग का। पेरेंटिंग का रोल क्या है ये आपको इसी लाइन में क्लियर हो जाता है। पेरेंटिंग का रोल केवल ये है कि वे बच्चे की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। बच्चे के जो माता पिता हैं वो उसके पहले शिक्षक होते हैं, मार्गदर्शक हैं, अभिभावक हैं, पर साथ साथ पहले शिक्षक भी हैं। तो अब ये तो हम जानते ही हैं कि जो माता पिता हैं वो क्या है? बच्चे के पहले शिक्षक हैं। बच्चा सबसे पहले अपने घर से सीखता है और परिवार में सीखता है, और परिवार ही उसके लिए क्या रोल करता है? शिक्षक का दायित्व निभाता है। वही उसके मार्गदर्शक होते हैं, उसे रास्ता दिखाते हैं, जीवन में क्या करना है या कोई भी काम को किस तरह से करना है। ये बच्चा अपने परिवार से सीखता है, परिवार के लोगों को देख करके, जैसे लोग काम करते हैं या जैसे उसको समझाया जाता है, बताया जाता है, वैसे ही बालक जो है किसी कार्य को करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पेरेंटिंग का
बच्चे में अनुशासन विकसित करने में, उसके बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बच्चा काम करना सीखता है अपने माता पिता की गाइडेंस के अंदर। तो माता पिता की गाइडेंस ऐसी हो कि जिससे बच्चे के अंदर कुछ अच्छे गुण विकसित हों, ये बहुत जरूरी है। और कौन से गुण विकसित हों, अगर इस बात को हम देखें तो माता पिता पालन पोषण के माध्यम से क्या कर सकते हैं? माता पिता पालन पोषण के माध्यम से बच्चे में अनुशासन का विकास कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरी चीज हो जाएगी, बच्चा बिगड़ जाएगा। डिसिप्लिन नहीं सीखेगा तो वो नेगेटिव बातें तो अपने आप ही सीख लेता है ना, अच्छी बातें सिखानी पड़ती हैं, बुरी बातों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो खुद पे खुद आ जाती हैं। अगर अनुशासन नहीं सीखेगा तो अनुशासनहीनता सिखाने की जरूरत नहीं है, अनुशासनहीनता खुद आ जाएगी। इसी तरह से बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं माता पिता पेरेंटिंग द्वारा। जब बच्चे को काम करने के दौरान बार बार टोका नहीं जाएगा और किसी भी काम को करने पर उसको जो है प्रशंसा की जाएगी, शाबाशी दी जाएगी, हौसला बढ़ाया जाएगा, तो इससे क्या होगा? बच्चे का आत्मविश्वास विकसित होगा। अगर उसको हम प्यार देंगे, सम्मान देंगे, स्नेह देंगे तो उसका आत्मसम्मान विकसित होगा। और ये पेरेंटिंग के द्वारा बचपन से किया जाता है। अगर हम शुरू से ही बच्चे को डांटते डपटते रहेंगे और उसको जो है बात बात पर टोकते रहेंगे तो इससे क्या होगा? इससे बच्चे का आत्मविश्वास विकसित नहीं हो पाएगा, वो सेल्फ डाउट की कंडीशन में चला जाएगा। तो आत्मविश्वास बढ़ाने में भी पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। पेरेंटिंग ये सहयोग की भावना को विकसित करने में भी बहुत अपना इंपॉर्टेंट योगदान देती है। सहयोग की भावना को विकसित करना ये भी पेरेंटिंग के द्वारा बच्चों को किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? बच्चे अपने घर में देखते हैं कि जो परिवार है वो कैसे मिलजुल करके काम करता है, एक दूसरे की परेशानी में सब लोग मिलकर साथ कैसे खड़े हो जाते हैं, कैसे मिलकर साथ में काम करते हैं। तो जब बच्चा घर में ये चीजें होते हुए देखता है कि परिवार में सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, किसी पर परेशानी आती है तो सारे एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो मिलजुल करके चलना, सहयोग की भावना, ये सब बच्चा परिवार से सीखता है। तो पेरेंटिंग में ये भी सिखाया जा सकता है और अच्छी पेरेंटिंग से ये सारे गुण आसानी से विकसित हो किए जा सकते हैं। दूसरा, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए कैसे व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये भी तो माता पिता या परिवार ही सिखाता है बच्चों को। तो पेरेंटिंग में ये चीजें सिखाई जाती हैं, यानी पेरेंटिंग में नैतिक मूल्यों का विकास भी किया जाता है। क्या किया जाता है? नैतिक मूल्यों का विकास। तो पेरेंटिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ये आप इस बात से समझ गए होंगे। पेरेंटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, यानी पालन पोषण जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से हम माता पिता के द्वारा पालन पोषण की बात कर रहे हैं, पर मैं इसको कहूंगा कि परिवार के द्वारा। ठीक है, तो परिवार द्वारा बच्चे की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है पालन पोषण। उस पालन पोषण में माता पिता क्या है? बच्चे के पहले शिक्षक हैं या मार्गदर्शक हैं। ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, इस तरह से आप पूरा बना सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं अच्छे से। पेरेंटिंग के द्वारा बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास, सहयोग की भावना और नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है या किया जा सकता है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? यहां तक कहीं कोई डाउट है? सही चल रहे हैं? ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि जहां बच्चे का जो देखभाल है, पालन पोषण है, वो अच्छे ढंग से किया जाए, स्नेहपूर्ण तरीके से किया जाए, तो उसमें क्या होगा? बच्चों में सुरक्षा की भावना, आत्मविश्वास की भावना विकसित होगी। दूसरा, अगर उनके साथ कठोर व्यवहार किया जाए, उनका पालन पोषण ऐसे माहौल में किया जाए जहां बच्चे की बात सुनी ही ना जाए, उपेक्षापूर्ण तरीके से किया जाए, तो बच्चा डर करके रहेगा, भय के माहौल में रहेगा, उसके अंदर असुरक्षा पैदा हो जाएगी। और कई बार देखा होगा जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो वो क्या करते हैं? झगड़ा करने लगते हैं घर में, विद्रोह की भावना उनमें ज्यादा विकसित होती है, क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, वो अधिक गुस्सा करने लगेंगे कि अगर उन्हें जो है अत्यधिक कठोर और नेग्लेक्टेड एनवायरनमेंट में उनको बड़ा किया जाए, उन्हें देखभाल दी जाए, उनकी बात नहीं सुनी जाए, ना समझी जाए, तो वो भय और असुरक्षा और विद्रोही प्रवृत्ति के हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर उन्हें स्नेहपूर्ण और प्रेम पूर्वक समझाया जाता है, बात की जाती है, बच्चों की आवश्यकताओं की ध्यान रखा जाता है, तो वो उनमें सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है। ये दो पॉइंट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इनको आप लिख भी सकते हैं कि अगर स्नेहपूर्ण, हम कहें स्नेहपूर्ण व क्या सहायक पालन पोषण, सहायक पालन पोषण अगर ये होता है तो क्या होगा?
इससे होगा बच्चे के अंदर आत्मविश्वास का विकास। क्या होगा? आत्मविश्वास का विकास और सुरक्षा की भावना पैदा होगी। क्या होगी? सुरक्षा की भावना, कि वो जिस परिवार में है वो उसके लिए अच्छा है, सेफ है, सिक्योर है। तो ऐसी भावना बच्चे के मन में विकसित होगी। दूसरा, अगर वहीं नकारात्मक माहौल हो, उपेक्षापूर्ण माहौल हो, कठोर माहौल हो, ठीक है, उपेक्षापूर्ण और कठोर पालन पोषण, तो क्या होगा? इसके परिणाम उल्टे होंगे। इससे क्या होगा? उपेक्षापूर्ण माहौल, कठोर पालन पोषण से यहां पर बालक डर, असुरक्षा और हीन भावना से ग्रस्त होगा, और हीन भावना से ग्रस्त। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखना होता है पेरेंटिंग में। ये चीज क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलें। तो पालन पोषण में ही जो जुड़ा हुआ टॉपिक है, ये पालन पोषण हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं परिवार और बाल्य अवस्था। परिवार और बाल्य अवस्था, इससे क्या मतलब है? परिवार बालक का पहला ऐसा स्थान है जहां बच्चे का सामाजिकरण शुरू होता है। परिवार, हम सामाजिकरण के संदर्भ में इसको पढ़ रहे हैं। परिवार में ही बालक का सामाजिकरण प्रारंभ होता है। जब बच्चा शिशु होता है, शैशवावस्था में होता है, तभी से उसका सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है। पर क्योंकि हमारे सिलेबस में बाल्यावस्था को पढ़ना महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हम यहाँ परिवार और बाल्यावस्था ये टॉपिक हमने यहाँ रखा है। क्योंकि परिवार क्या है? परिवार एक प्राथमिक सामाजिक स्थल है। किसका? बालक के लिए प्राथमिक सामाजिकरण स्थल कौन है? परिवार है, फैमिली। तो परिवार में ही बालक सीखते हैं, परिवार में ही बालक जो है पलता बढ़ता है, और वहीं से सामाजिकरण भी उसका होता है। बाद में वो शिक्षा ग्रहण करके भी जो है उनका सामाजिकरण होता है विद्यालय के द्वारा, मित्रों के द्वारा। पर अभी सबसे महत्वपूर्ण हम बात कर रहे हैं परिवार की। परिवारों को आप दो भागों में बांट कर देख सकते हैं, एक संयुक्त परिवार और एक एकल परिवार। अब संयुक्त परिवार में जो बच्चा पला बढ़ा है उसका पालन पोषण कैसा होगा बताएं? उसका पालन पोषण कैसा होगा? संयुक्त परिवार का मतलब समझते हैं? जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली यानी जहां पर दादा दादी, चाचा ताऊ, ठीक है, और माता पिता और बच्चे बड़े परिवार में साथ रहते हैं। तो वहां पर बच्चा सीखता है सहयोग करना। क्या सीखता है? सहयोग करना। सब लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो यहाँ से बच्चा सहयोग की भावना का विकास करता है, क्योंकि वो देखता है अपने परिवार में एक दूसरे का सहयोग करते हुए लोगों को। ठीक है, जब कभी किसी पर परेशानी आती है तो सब एक साथ खड़े होते हैं, सब रोजाना एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। तो वो यहीं से संयुक्त परिवार में उसमें सहयोग की भावना विकसित होती है। साथ ही साथ पूरे घर को चलाने की जिम्मेदारी किसी एक की ना होकर के सबकी होती है, मिलजुल करके सब घर की जिम्मेदारी उठाते हैं। तो जिससे बच्चा यहाँ पर सीखता है साझा उत्तरदायित्व। क्या सीखता है? साझा उत्तरदायित्व, यानी मिल करके जिम्मेदारी उठाना। ठीक है, कोलैबोरेट करके सब मिलजुल करके जिम्मेदारी उठाते हैं। और जब इतना सारा माहौल सामाजिकता से भरा हुआ माहौल घर में ही है, तो बच्चा आगे चल करके ऑब्वियस सी बात है सामाजिक तो होगा ही होगा। वो समाज में बैठेगा उठेगा भी, और परिवार में भी वो जब इतना बड़ा भरा पूरा परिवार देखता है तो बच्चे में शुरू से ही सामाजिकता का विकास होता है। क्या होता है? सामाजिकता का विकास, सोशलाइजेशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बड़े परिवार से बच्चों को सीखने को मिलते हैं अपने परिवार के मूल्य, संस्कार, रीति रिवाज और परंपराएं। ये संयुक्त परिवार में ज्यादा अच्छे से सीखे जा सकते हैं। मूल्य, संस्कार, रीति रिवाज और परंपराएं, ये भी बच्चा सीखता है। बड़े परिवारों में ये आसानी से सीख सकता है। ठीक है, तो एकल परिवार सामाजिकरण में क्या भूमिका निभाएगा? जब हमने संयुक्त परिवार की भूमिका देखी सामाजिकरण में, तो एकल परिवार की सामाजिकरण में भूमिका थोड़ी सी सीमित हो जाती है, क्योंकि बच्चे का जो सामाजिक संपर्क है ना वही सीमित हो जाता है। क्योंकि जो सिंगल फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो न्यूक्लियर फैमिली में क्या है कि माता पिता है, बच्चा है।
तो उसके पास इतना बड़ा एनवायरनमेंट नहीं है बातचीत करने के लिए, ज्यादा लोगों से वो मिलता जुलता नहीं है, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो सामाजिक संपर्क है वो क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। तो एकल परिवार में जो बच्चे का संपर्क है वो क्या है, सीमित सामाजिक संपर्क, सीमित सामाजिक संपर्क। बाल्यावस्था की हम बात कर रहे हैं, पर क्या कोई लाभ भी है इसका? इसका क्या लाभ हो सकता है कि जो एकल परिवार के बच्चे हैं, जो न्यूक्लियर फैमिलीज में रहने वाले बच्चे हैं, उन्हें ज्यादा काम की जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे वो घर में ज्यादा काम की जिम्मेदारी स्वयं लेने लगते हैं, क्योंकि माता पिता भी जो है ज्यादातर वर्किंग होते हैं, बिजी होते हैं, या माता पिता अपने घर के काम करते हैं, तो बच्चों को भी कुछ काम करने पड़ते हैं। इससे बच्चों को जो है एक कॉन्फिडेंस आता है अपने ऊपर, जिससे कि वो काम करने का जो कॉन्फिडेंस है उनको विकसित होता है, उनका आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का गुण ये विकसित होता है। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ती है, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो अपने सभी काम को करने में खुद ही सक्षम हो जाते हैं। कहते हैं ना कि आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है। अब यहाँ पर जब वो अकेले थे तो काम करना उन्होंने खुद अकेले फिर सीख लिया है, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, क्योंकि आवश्यकता थी कि वो अकेले हैं तो उन्हें काम खुद ही करना होगा। और जब वो सारे काम खुद करने लगते हैं तो इससे क्या है, बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, आत्मनिर्भरता का गुण विकसित हो जाता है। तो न्यूक्लियर फैमिलीज में ये बच्चों में आसानी से विकसित हो जाता है। और बच्चों को कई बार ये भी लगता है कि जब घर में ज्यादा लोग होते हैं, जो संयुक्त परिवार होते हैं, तो हर कोई उन पर नजर रखता है, ध्यान रखता है। तो कई बार जो बच्चे ये फील करते हैं कि उनके साथ टोका टोकी हो रही है, कि कहीं जा रहे थे तो कोई ना कोई पूछ ही लेगा, माता पिता नहीं तो दादा दादी, दादा नहीं तो चाचा चाची, कोई ना कोई ये पूछ ही लेगा कहाँ जा रहे हो। अब बच्चों का मन क्या होता है उस समय, वो इस चीज को सबको टोका टोकी के रूप में लेते हैं, और उन्हें लगता है कि ये तो हमारी जो स्वतंत्रता है वो बाधित हो रही है, हमारी फ्रीडम पे रोक लगाई जा रही है, हम कहीं भी जाएं कौन पूछे, क्यों पूछे। तो जबकि न्यूक्लियर फैमिली में क्या होगा कि बच्चे जो है ज्यादा फ्रीडम महसूस करते हैं, क्योंकि पूछने वाले दो ही लोग हैं। कभी उन फिर आपस में अगर बातचीत सही है तो फिर वो आधी बार पूछे, नहीं पूछे वो भी बिजी हैं। तो छोटे फैमिलीज में बच्चे अधिक स्वतंत्रता फील करते हैं, ठीक है, अधिक स्वतंत्रता वो महसूस करते हैं, ठीक है। तो सामाजिकरण पर या बाल्यावस्था के सामाजिकरण पर परिवार के प्रकार का क्या प्रभाव पड़ता है, ये यहां से हम समझें कि परिवार जो भिन्न भिन्न प्रकार के परिवार हो सकते हैं, संयुक्त परिवार या एकल परिवार, वो सामाजिकरण को कैसे प्रभावित करते हैं, ये हमने इस टॉपिक में समझा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलें इसी से जुड़ा हुआ, वो है वयस्क बालक संबंध, अडल्ट चाइल्ड रिलेशनशिप। बड़ों का बच्चों के साथ संबंध या बच्चों का बड़ों के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बड़ों के साथ जैसे उनके संबंध होते हैं या बड़े जैसा बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, उसी से उनका खुद के व्यवहार करने का पैटर्न डेवलप होता है, उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है इस चीज से कि उनके साथ कैसा व्यवहार बड़ों ने किया या बड़ों ने कैसा व्यवहार जो है करने के लिए उन्हें सिखाया। तो यहीं से बच्चों का जो है व्यक्तित्व का विकास होता है। तो बालक और वयस्क का जो संबंध है ना, ये बालक के व्यक्तित्व निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बालक के पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए क्या है, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का निर्माण इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब संबंध दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो नकारात्मक या सकारात्मक। अगर सकारात्मक होंगे, अच्छे संबंध होंगे, मान लो कि घर के जो बड़े लोग हैं उनके साथ बच्चे के संबंध अच्छे हैं, सकारात्मक हैं, जहां बच्चे की बात सुनी जाती है, ठीक है, और बातचीत की जाती है आपस में, तो संवादपूर्ण है। इस चीज को मैं कहूं कि सकारात्मक अगर संबंध है तो क्या होगा, सकारात्मक व संवादपूर्ण, संवादपूर्ण यानी जहां बातचीत की जाती है, तो क्या होगा, बच्चे खुलकर अपनी बात रख पाएंगे, बच्चे खुलकर अपनी बात बता पाएंगे, घर में कोई परेशानी है या कुछ अच्छा है जो भी है वो बता पाएंगे। तो उससे जो है वो घर का जो माहौल है वो ठीक रहेगा और बच्चा फिर इन गुणों को आगे के लिए भी सीखेगा। पर आज से कुछ समय पहले, आज तो ज्यादातर फैमिलीज में ये देखा जाता है कि पेरेंट्स जो है या फैमिली जो है वो बच्चों के साथ खूब अच्छा इन्वॉल्व होती है, खूब अच्छे से बात करती है। बट इसको लेकर के एक ट्रेडिशनल वे क्या रहा है हमारे देश में या और समाजों में भी, ये वे रहा है कि बच्चों की बात कम सुनी जाती है, बड़े अपनी बात बच्चों पर थोपते हैं। ये तो आप से बहुत सारे लोगों ने खुद भी महसूस किया होगा
जो ये पीढ़ी है, आज की पीढ़ी में बच्चों पर इतनी बातें नहीं थोपी जाती हैं, बच्चों की बात सुनी जाती है। पर पहले के जमाने में क्या था कि बच्चों की बात सुनने की बजाय बड़े जो है अपनी बात बच्चों पर थोपते थे, बच्चे की बात कम सुनी जाती थी। तो वो एक ट्रेडिशनल तरीका था, पारंपरिक दृष्टिकोण। क्या था पहले? पारंपरिक दृष्टिकोण क्या था? पारंपरिक दृष्टिकोण, एक सेकंड। तो पारंपरिक दृष्टिकोण में वो जो बड़े हैं उनकी प्रधानता थी, जिसे हम कह सकते हैं वयस्क प्रधान या अडल्ट सेंट्रिक। पहले क्या माहौल था? अडल्ट सेंट्रिक माहौल था, यानी बड़ों ने जो कहा वो सही, बड़े व्यक्ति ने जो बात कही वो सही, और बच्चों की बात उसमें कम सुनी जाती थी या नहीं सुनी जाती थी। बच्चों को वो मानना होता था या मानना पड़ता था जो बड़ों ने बताया या कहा। आज के समय में ये दृष्टिकोण इतना अच्छा नहीं माना जाता। आज हम बात करते हैं सकारात्मक और संवादपूर्ण व्यवहार की, संवादपूर्ण संबंधों की, बच्चे की बात सुनी जाए, और शिक्षा भी यही बात करती है। एनसीएफ में आप देख लो या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में देख लो कि लगातार बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देते हैं, और ऐसी शिक्षा पर जोर देते हैं बच्चों की जो सक्रिय भागीदारी हो। तो जो अब की जो शिक्षा का जो दृष्टिकोण है, वर्तमान में जो शिक्षा का दृष्टिकोण है, शिक्षा में एनसीएफ या मैं कहूं एनईपी 2020, दोनों ही किस पे बात करते हैं? बाल केंद्रित शिक्षा पर बात करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देते हैं, बालक की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया जाता है। आज ऐसे नहीं चल सकता कि बच्चे की नहीं सुनो, बस अपना जो है ज्ञान दें और बच्चे की बात ना सुने। तो अब बच्चे के अनुसार शिक्षण पर बल दिया जाता है, जहां बालक क्या हो? सक्रिय हो, बालक सक्रिय भागीदार हो। तो आजकल शिक्षा प्रणाली भी इस बात को स्वीकार करती है, ये सही भी है कि बच्चे की शिक्षा बच्चे के अनुसार होनी चाहिए, बच्चे के ध्यान में रखकर होनी चाहिए, उसके स्तर को ध्यान में रख के होनी चाहिए, और ऐसे वातावरण में हो जहां बच्चा जो है खुल करके सक्रिय रूप से भागीदारी की कर सके। इसीलिए पाठ्यक्रमों में बहुत ज्यादा खेल और गतिविधि पर बल दिया जा रहा है। इस पर बल दिया जा रहा है, खेल और गतिविधि पर बल दिया जा रहा है, क्योंकि बालक इससे सक्रिय रहता है और एक रुचिपूर्ण माहौल में शिक्षा ग्रहण कर पाता है। ठीक है, तो अडल्ट और बालक के जो संबंध हैं, ये अडल्ट चाइल्ड रिलेशनशिप, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमने समझा क्यों महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए। तो इसमें संबंध कैसे होने चाहिए? सकारात्मक और संवादपूर्ण संबंध होने चाहिए, जिससे बालक का विकास अच्छे ढंग से हो सके। पुराने समय में जो वयस्क प्रधान जो संबंध थे, उनमें जो है बालक को बोलने की आजादी नहीं थी या बालक की बात नहीं सुनी जाती थी, पर अब ये नजरिया गलत माना जाता है, और इसी को हमने देखा कि एनसीएफ और एनईपी 2020 जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है, बालक को शिक्षा में सक्रिय भागीदार मानता है। लास्ट जो टॉपिक है वो है बाल पालन प्रथाएं। अब ये बाल पालन प्रथाएं यानी आज के समाज में बच्चों के पालन पोषण के भिन्न भिन्न तरीके या हो सकते हैं। तो वो भिन्न भिन्न तरीके क्या हैं, उन पर हम बात करें। बाल पालन प्रथाएं, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस, बच्चों का पालन पोषण कैसे हो, इसमें आप देखोगे तो हर एक समाज में, अलग अलग समाज में और अलग अलग संस्कृति में अलग अलग बाल पालन प्रथाएं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ या दुनिया भर में भिन्न भिन्न प्रकार के समाज हैं, अलग अलग समाज हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, और हर समाज और संस्कृति का बच्चों के पालन पोषण का अपना नजरिया है, अपने तरीके हैं, जिसमें कुछ तरीके मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे अनुशासन आधारित पालन पोषण, यानी जहां पर डिसिप्लिन पर बल दिया जाता है, डिसिप्लिन पर बल दिया जाएगा। अनुशासन आधारित क्या होगा? अनुशासन पर बल होगा। अनुशासन से क्या मतलब है? नियमों पर बल, नियमों पर जोर, नियमों के पालन पर जोर होगा। और बच्चों को यह माना जाएगा कि बच्चे जो है बड़ों की आज्ञा का पालन करें, आज्ञाकारी हो, बच्चे क्या हो? आज्ञाकारी बालक। बच्चे को इसमें आज्ञाकारी बालक माना जाएगा, एक आज्ञाकारी बालक।
तो बच्चे को आज्ञाकारी बालक बनाने के लिए अनुशासन आधारित पालन पोषण किया जाएगा और डिसिप्लिन में रखने के लिए इस हद तक जो है डिसिप्लिन लगाया जाएगा कि अगर वो थोड़ा भी जो है उसको तोड़ता है तो उस पर कठोर नियमों का पालन करते हुए दंड भी दिया जाएगा। तो बच्चों को बहुत ज्यादा एक कठोर वातावरण यहाँ पर प्रदान किया जाता है। तो इसको हम मान सकते हैं ये एक कठोर वातावरण की अवधारणा है। क्या होती है? कठोर वातावरण, जिसमें बच्चे थोड़ा भी जो है इधर उधर नहीं कर सकते, जो नियम है तो नियम है, ये मानना है तो ये मानना है। इस तरह का माहौल बच्चे के सामने रखा जाता है। दूसरा होता है लोकतांत्रिक पालन पोषण, ठीक है, डेमोक्रेटिक चाइल्ड ट्रेनिंग प्रैक्टिस। अब इसमें क्या है? इसमें बच्चे के साथ संवाद करके, बातचीत करके चीजों को समझा जाता है। माता पिता भी समझते हैं, बच्चों को बातचीत करके समझाते हैं, जहां वो गलत होते हैं उन्हें समझाते भी हैं, जहां वो सही होते हैं उनकी बात सुनते भी हैं। तो ये आजकल जो मॉडर्न टाइम में जो चीजें मानी जाती हैं उसमें भी ये एक तरीका है, आधुनिक पालन पोषण में ये भी एक तरीका है। उसको हम आगे जाकर के और भी देखेंगे। आधुनिक बाल पोषण जो है वो एक अलग विषय भी हो सकता है, एक अलग टॉपिक की तरह हमने रखा भी है। तो जो लोकतांत्रिक तरीका है वो बात करता है संवाद पर। किस पर? संवाद पर, कम्युनिकेशन, कि बच्चे के साथ बातचीत की जाए, गलत है तो समझाए, ये नहीं कि धमकाएं डराएं, और अगर सही है तो उसकी बात सुनी जाए। साथ ही कोई भी कार्य है उसमें बच्चे का सहयोग लेकर के कार्य किया जाए, जितना सहयोग बच्चा कर सकता है उसके अनुसार, सहभागिता से मिलजुल करके कार्य करना, ये गुण बच्चे को सिखाए जाए और कोई भी काम है बच्चे के साथ मिलजुल करके किया जाए। तो बच्चों को सहभागिता का गुण विकसित हो, बच्चे के साथ उसकी बात सुनते हुए, भागीदार बनाते हुए सक्रिय रूप से काम किया जाए और बच्चे की स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाए। बच्चे को हर समय टोकना टाकना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। इसमें यहाँ पर बच्चे की स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है, फ्रीडम पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है लोकतांत्रिक पालन पोषण में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं लोकतांत्रिक पालन पोषण के, ये चीजें समझ में। फिर एक होता है संस्कार आधारित पालन पोषण। अब संस्कार आधारित पालन पोषण नाम से ही पता है, यहाँ किस चीज पर बल दिया जाएगा? बच्चों में संस्कार विकसित करने पर। किस पर बल दिया जाएगा? संस्कार विकसित करने पर, नैतिकता विकसित करने पर, ठीक है, अच्छी बातें सिखाने पर, नैतिकता के विकास पर बल दिया जाएगा। बच्चों को परंपराएं और रीति रिवाज सिखाने पर बल दिया जाएगा। परंपरा व रीति रिवाजों को सिखाने पर बल दिया जाएगा और इनको मानने और फॉलो करने पर भी बल दिया जाएगा। ये होते हैं संस्कार आधारित पालन पोषण, जहां इन सब चीजों पर बल दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है आधुनिक बाल पोषण की या पालन पोषण की जो तरीके हैं वो क्या है? आज जो बात होती है वो होती है बाल अधिकारों की। शिक्षा का अधिकार बच्चों के लिए लाया गया, श्रम, जो बाल श्रम से मुक्ति के लिए जो अभियान है या कानून है, बाल श्रम के विरुद्ध जो शोषण का अधिकार है वो लाया गया। बच्चों के लिए और भी दुनिया भर में हम देखें बहुत सारे अधिकार हैं। जैसे हम यूएस में देखते हैं कि माता पिता बच्चे को पीट नहीं सकते, वो पुलिस बुला लेगा, क्यों? कानून है। तो आजकल जो आधुनिक पालन पोषण है उसमें बच्चों के अधिकारों की बात होती है, ठीक है, बच्चों के राइट्स है, उनका उल्लंघन नहीं करना है। भले बच्चा छोटा है, वो नहीं जानता उन चीजों के बारे में, पर फिर भी जो है कानूनी प्रक्रिया तक विकसित की गई है बच्चों के पालन पोषण के लिए। तो आधुनिक जो पालन पोषण है उसमें बात होती है अधिकारों की, और उन अधिकारों को हम क्या कहते हैं? बाल अधिकार। जैसे बाल अधिकार में शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। यहाँ तक कि आप देखोगे तो मूल कर्तव्यों में, हमारे में मूल कर्तव्यों में भी ये जोड़ा गया है कि माता पिता का कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा प्रदान कराना, या जो बेसिक एजुकेशन है उसको दिलवाएं। और वहीं आर्टिकल 21A में राज्य का ये कर्तव्य है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो देखो, राज्य के लिए कर्तव्य, वो मूल अधिकार बताएगा, मूल अधिकार है बच्चे का शिक्षा लेना, और उसकी व्यवस्था राज्य करेगा। और ये माता पिता का कर्तव्य भी बताया गया, कानून में ही है, हमारे संविधान में। तो आजकल जो आधुनिक बाल पालन है या पालन पोषण की प्रथाएं हैं उनमें जो है अधिकारों पर बल दिया जाता है, साथ ही बच्चे की स्वतंत्रता पर और उसकी स्वतंत्र सोच पर बल दिया जाता है, ठीक है, स्वतंत्रता या हम कहें स्वतंत्र सोच पर बल। और साथ ही साथ आजकल जो है बालक की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो आधुनिक जो संकल्पना है पालन पोषण की, उसमें हम ओवरऑल बच्चे के व्यक्तित्व विकास पर बल देते हैं। कहते हैं शुरू से बच्चे की बड़ी देखभाल की जाती है,
उसके साथ इस तरह से बात नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना है, बच्चे को मोरल सिखाने हैं, बच्चे को ये सिखाना है कि बच्चा कैसे व्यवहार करे। सिखाते हैं ना, बच्चे को सिखाते हैं आजकल छोटे से बच्चे को कि बेटा आप बाहर जब जाओगे तो किसी से मिलोगे तो कैसे मिलना है, कैसे बात करनी है, गुड टच बैड टच, आजकल सब सिखाया जाता है। तो जब ये धीरे धीरे ये चीजें बच्चे के पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं। ये क्या बन जाती है? बच्चे की पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं और उसका एक बेहतर नागरिक के रूप में विकास होता है। तो इसीलिए इन सब चीज पर आजकल बल दिया जाता है, बाल अधिकार पर, बालक की सोच पर और व्यक्तित्व पर बल दिया जाता है। ये बात क्लियर? यहां तक चीजें समझ में आ रही है? तो ये जो आजकल के जो पालन पोषण के तरीके हैं या जो भी पालन पोषण की प्रथाएं हैं, इनका सामाजिकरण पर प्रभाव होता है, नहीं होता है? इनका सामाजिकरण पर प्रभाव निश्चित तौर पर होता है। तो अब इस टॉपिक में हम यही देखेंगे जो सामाजिक परिवर्तन है वो पालन पोषण पर या पालन पोषण को कैसे बदल रहे हैं। आज के समय में जो सोशल चेंजेस आ रहे हैं, आज समाज भी तो बदल रहा है, पहले जैसा समाज तो अब है नहीं। आज के समय में मीडिया बहुत हावी हो चुका है, हर चीज में मीडिया है, सोशल मीडिया है, इनकी प्रभावशालिता प्रभाव बढ़ा है। अब मीडिया और सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण या फिर आजकल आप देखोगे तो दुनिया भर में शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। शहरीकरण और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण तेजी से बढ़ा है। तो ये सब क्या है? ये सोशल चेंजेस हैं, सामाजिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण मैंने दिए। समाज कैसे बदल रहा है। पहले समाज ग्रामीण समाज हुआ करता था ज्यादातर, आज बहुत बड़ी मात्रा में जो समाज है वो शहरी समाज है। आज की दुनिया वैश्वीकरण की दुनिया है, पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बच्चे भी जुड़े हुए हैं, मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे पूरी दुनिया की जानकारी रखते हैं, कहीं भी बातचीत कर सकते हैं, किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। वो भी दुनिया भर की भाषाएं सीखते हैं, देखते हैं, दुनिया भर की जो व्यवहार करने की पद्धतियां हैं, जीवन शैली है, वो देखते हैं, उससे प्रभावित भी होते हैं। दुनिया भर की चीजें जो भी वो सोशल मीडिया पर देखते हैं उससे बच्चे प्रभावित भी होते हैं। तकनीक ने इन सब चीजों को बदला है। तो तकनीक ने और सोशल मीडिया ने सोशल चेंजेस लाए हैं। उन सोशल चेंजेस ने बाल पालन की प्रथाओं को भी बदला है। यानी ये जो सोशल चेंजेस हैं, इन सोशल चेंजेस के कारण जो बाल पालन है या पालन पोषण है वो भी बदला है, ये भी बदला है। ये क्या हुआ है? चेंज हुआ है। अब ये किस प्रकार चेंज हुआ है बताएं, सोचें। जो बाल पालन की तरकीब है कैसे बदलेंगे? अब जो बच्चों का समय है वो तकनीक, किससे? तकनीक और मीडिया के साथ बच्चे भी बिजी हैं और बच्चों के माता पिता भी बिजी हैं। ये दोनों चीजें हैं, तकनीक और जो सोशल मीडिया है, इसमें माँ बाप भी बिजी हैं और बच्चे भी बिजी हैं। आप देखोगे छोटा सा ही बच्चा मोबाइल में वीडियो देख करके खाना खाता है। छोटा बच्चा, 1-2 साल का बच्चा, 2-3 साल का बच्चा, जब तक मोबाइल में वीडियो नहीं चला तब तक खाना नहीं खाता। और माता पिता चला भी देते हैं क्योंकि बिजी हैं, उन्हें भी खुद अपने 2-4 काम करने हैं। ठीक है, तो जब माता पिता दोनों बिजी हैं तो बच्चों का समय कहाँ जाएगा? मोबाइल चलाने में, मोबाइल देखने में। तो टीवी देखने में जाएगा या मोबाइल देखने में जाएगा। तो इससे क्या हुआ? माता पिता की जो व्यस्तता है उसके कारण बच्चों का इंटरेक्शन किससे बढ़ रहा है? सोशल मीडिया और तकनीक से बढ़ रहा है। कारण क्या है? माता पिता की व्यस्तता के कारण। इस कारण से क्या हुआ कि जो तकनीक और सोशल मीडिया है वो कहां पहुंच गया? बच्चों के पास पहुंच गया। ये बच्चों का समय कहां जा रहा है? तकनीक और सोशल मीडिया पर जा रहा है। इससे होगा क्या? इससे बच्चों को कुछ अवसर मिलेंगे, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। सीखते हैं बच्चे जो चीजें देखते हैं, इससे सीखने के अवसर बढ़ते हैं, ये सही बात है। बच्चे मोबाइल फोन टीवी से नई नई चीजें सीखते भी हैं, ऐसा बात नहीं सीखते हैं। जैसे कुछ बच्चे भाषा सीखते हैं या जीवन शैली सीखते हैं, बाकी कुछ नकारात्मक बातें भी सीखते हैं, वो मैं अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखते हैं। पर इससे जो है बच्चों में एक चीज और भी देखी जा रही है जो नेगेटिव है, जो बढ़ रही है, वो है चिड़चिड़ापन, एकांत,
चिड़चिड़ापन, एकांत, अकेले रहते हैं, और आभासी दुनिया में रहना, रियल वर्ल्ड से कोई कनेक्ट नहीं, तनाव बढ़ रहा है बच्चों में, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ रही हैं, छोटे छोटे बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण मोटापा, जिसके लिए इस बार यूएन ने भी बोला पहली बार दुनिया भर में मोटापा समस्या है। इस सदी में पहली बार यूनेस्को ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, यूनेस्को की रिपोर्ट में चिंता जताएगी मोटापे पर। इससे पहले हर वर्ष जो यूनेस्को की रिपोर्ट आती थी उसमें कुपोषण एक समस्या रहती थी। सबसे बड़ी समस्या के रूप में यूनेस्को किसको रखता था कि बच्चों में जो कुपोषण है, बच्चों के भोजन में जो आवश्यक तत्व होने चाहिए वो कम है, या बच्चों को जिस आयु में जितना भोजन मिलना चाहिए उन तक वो उतना मिल नहीं रहा है। उसके पीछे कई दुनिया के बहुत सारे देशों में गरीबी और जो है अशांति, ये सब कारण होते थे। युद्ध जैसे हालात, कहीं पर लड़ाई हो रही है, कहीं पर गरीबी बहुत है, कहीं पर जो है भुखमरी बहुत है। इन सब के कारण दुनिया भर में ज्यादा मात्रा में लगभग 50% बच्चों में कुपोषण देखा जाता था। इस बार की जो यूनेस्को की रिपोर्ट थी वो एक ऐसी चौंकाने वाली रिपोर्ट थी। इस बार कुपोषण से ज्यादा दुनिया भर में बच्चों में मोटापा देखा गया। छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, 10 वर्ष से कम की आयु के बच्चों में सबसे ज्यादा मोटापा देखा गया, और इसके पीछे कारण है दुनिया भर में बढ़ती हुई भोजन की उपलब्धता। और भोजन की उपलब्धता में भी सबसे ज्यादा क्या बढ़ा? फूड प्रोसेसिंग। जो प्रोसेस फूड है, वो प्रोसेस फूड यानी जिसे हम जंक फूड भी कहते हैं, तो जंक फूड की जो उपलब्धता बढ़ी है और उसको छोटे बच्चों ने दबा के कंज्यूम किया है, और इस कारण क्या हुआ है, बच्चों में मोटापा पहली बार दुनिया भर में समस्या के रूप में सामने आया है। तो बाल पालन की प्रथा ये है भाई, बालक का पालन पोषण तो माता पिता करते हैं, और माता पिता जैसा खाना देंगे वो वैसा बच्चा बनेगा। पहले तो बाल पालन में समस्या थी कि गरीबी वगैरह, युद्ध वगैरह के कारण या भुखमरी के कारण बच्चों को खाना कम मिल रहा था। अब खाने की मात्रा पर्याप्त उपलब्ध है, और माता पिता खाने को क्या दे रहे हैं? जंक फूड। तो बाल पालन पोषण बदला नहीं बदला, पालन पोषण के तरीके बदले, और जब खाने के लिए जंक फूड दे रहे हैं तो बच्चों में नई समस्या पैदा हुई, वो है मोटापा। ये भी बदलते समाज के परिवर्तन के कारण ही तो हुआ। समाज बदला, सामाजिक चेंजेस आए। सामाजिक चेंज के पीछे कारण है मीडिया, सोशल मीडिया, मैंने पूरा समझाया। उसके पीछे कारण है शहरीकरण, वैश्वीकरण, और इस सब ने बच्चों के एक नई समस्या से ग्रस्त किया, कुपोषण की बजाय उसको मोटापे से ग्रस्त कर दिया। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। पूरा हमने आज का टॉपिक जो है वो समझ लिया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था, इसमें हमने पालन पोषण ये भी कवर कर लिया। पालन पोषण के बारे में हमने समझ लिया क्या है पालन पोषण। वयस्क बालक संबंध के बारे में बात हो गई, परिवार के बारे में बात हुई, और बाल पालन प्रथाओं के बारे में, साथ ही सामाजिक परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है ये भी हमने डिस्कस किया। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और उससे नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।